मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को सही तरीके से शिक्षा का प्रबंध किया जाए। मैं हमारे लोगों को ये बताना चाहता हूं बाबा साहब आम्बेडकर किस तरह से सोचते थे शिक्षा के बारे में। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर की समझना बहुत ज़रूरी है। वो राष्ट्र की संपत्ति को समान रूप से वितरित कर दो। समाजवाद में ये कहा जाता है, मगर मैं ये कह नहीं रहा। हमारे लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करो, तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे शिक्षा की व्यवस्था का संबंध संपत्ति के साथ कर रहे थे कि हमारे लोग शिक्षित होकर संपत्ति अर्जित करने का काम कर सकते। जो लोगों के पास संपत्ति है उसको आप राष्ट्रीयकरण करो और फिर उस संपत्ति का वितरण करो। ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर समाजवाद में वो शामिल है। बात को समझा बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं। और आप समाजवादी कह रहे हो अपने को, और आप प्रधानमंत्री भी है। तो ये करने की ये मैं मांग नहीं कर रहा हूं, ये केवल पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मान लो हमारा एक गरीब घर का आदमी पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया, तो सारे परिवार को लेके आएगा। जब वो डॉक्टर होके प्रैक्टिस करेगा तो उसके परिवार में जितने लोग हैं 5 लोग मान सकते मिनिमम, तो 5 लोगों का तो उद्धार होएगा एक आदमी के पढ़ने से। डॉक्टर साहब आप तो ये बात व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं, आप अकेले डॉक्टर हो गए, हैं? हाँ हाँ, मतलब ये आम तौर पे है। तो शिक्षा का संबंध जो है वो आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह। अभी जादव साहब ने निधि दिया, वो नॉमिनिक टाइप के है। 1 लाख कोई साधारण तो आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे लोगों के दृष्टि से। तो ये संपत्ति पढ़े लिखे होने की वजह से ही वो अर्जित कर पाए, जिसमें से वो समाज को दे रहे हैं और हर साल देते हैं। वो एक बात की नहीं है, कई सालों से दे रहे हैं। तो मैं दूसरी बात बेताड़ सर को ये कहता हूं कि वो जो उनका पॉलिसी ड्राफ्ट है, उसके लिए हमने पिछली बार कार्यक्रम भी किया था और उसकी समीक्षा भी की। तो समीक्षा का ड्राफ्ट तैयार करें हम खुद, बोला था मैंने उस समय कि इसको आप तैयार करो। उसको छपवाते भारत की सारी भाषा में मैंने कहा था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे और लोगों को भी कहा था कि तुम लिखो, छपवाने की जिम्मेदारी मेरी, वितरण की जिम्मेदारी मेरी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मगर मैं ये व्यवस्था करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कागज के कूपन छापता हूँ, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता हूँ, तो वो बेरर चेक हो जाता है। जितने का भी है वो बेरर चेक हो जाता है और पीपल्स बैंक में डालते ही वो कैश निकलता है। तो पैसे की अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये आप तैयार करो
सारे देश के लोगों को पहले तो ये बताना पड़ेगा, जलाएंगे बाद में, पहले बताना पड़ेगा। तो एक तो ये बात है। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा कहने वाली जो बात है वो मैंने कह दी। अब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, रिजर्वेशन हमारे देश में लागू है और केंद्र सरकार के द्वारा केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी का। भारत सरकार का जो डिप्टी सेक्रेटरी है, वो डिप्टी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर वो अमल हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया है। कोई भी कानून नहीं है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और रिजर्वेशन लेने वाले बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, और बहुत सारे लोग भी हमारे पढ़े लिखे पता भी नहीं करना चाहते। मिल रहा उनको, क्या खामखा टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हमारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें मालूमात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी पहले होनी चाहिए, जानकारी के बाद बेदारी आती है, यानी उसके विरोध में भावना निर्माण होती है, उसके बाद जेल में जाने के लिए आदमी तैयार होता है। पहले ये होना चाहिए, इसका क्रम ये है। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट ही नहीं है, कानून ही नहीं है। तो आने वाले समय में अभी जो हमारे पास जो किसी प्रकार का कोई काम धाम नहीं है, हम बेरोजगार लोग हैं। मैं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास एक ही काम धंधा है, भारत बंद करने का। और अभी हमने निर्णय किया कि साल में 2 बार भारत बंद करेंगे और 10 साल में 20 बार करेंगे। तो कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसको मालूमात नहीं होगी। कितनी भी ये लोग छुपाने की कोशिश करेंगे तो भी मालूमात हो जाएगा। तो ऐसे आने वाले समय में मुद्दों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। और ज्यादा बड़े पैमाने पर आंदोलन हो, ज्यादा लोगों का समर्थन हो। सवेरे जो कल हमने अधिवेशन चलाया, वो आवाज सवेरे मुझे 10-11 बजे सोशल मीडिया के हमारे साथी ने बताया 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। सवेरे 11 बजे की बात है। तो अभी तो मेरे ख्याल के और 11 बजने को आ रहे, थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे और 12 घंटा हो जाएंगे। तो वो और करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया होगा। तो इतने लोगों तक अब आवाज़ पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पास है, जबकि कोई पहले हमारी कोई खबर ही नहीं छापता था। अब हम खबर जो है इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सामान्य बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को बेदार करने के लिए, लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार करने के लिए ये लोगों तक आवाज पहुंच रही है। अब दूसरी बात है, वो ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, ऐसा प्रदर्शन आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का सिंपल रहस्य है, और वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को,
केवल मैं ही कह रहा हूं ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार। अगर हमारे लोग अपने अपने जिले में भागवत जी कहते रहे कि सभी भारतीय लोगों का डीएनए एक ही है, वो ऐसा कहते रहे, क्योंकि ये कहने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में उनको भी दिया। गलत कह रहे, मगर ये कहने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया हुआ है। और हम कहते रहे नहीं, आपका डीएनए विदेशी लोगों का डीएनए है, ये कहने का भी हमारा। तो इसको उनको ये कहना पड़ रहा है सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। हमने ऐसे कहा ही नहीं है, हमने केवल ये कहा ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है। तो ब्राह्मण को ये कहना चाहिए कि ब्राह्मण का डीएनए विदेशी नहीं है, ये नहीं करे, सभी भारतीयों का डीएनए। अरे हमारे तरफ से आपको कहने का क्या अधिकार है भाई? हमने आपको कहने के लिए तो अधिकार दिया नहीं, हमारे तरफ से बोलो। तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। पहले तो ये बात वो ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं लेते थे, मगर अब उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। और सोशल मीडिया में हमारी पोजीशन जो है वो डोमिनेंस की है। सोशल मीडिया में हम लोग जो है डोमिनेंट है। इतने बड़े पैमाने पर आवाज़ जो है वहाँ देखी और सुनी जाती है।